प्यारे दोस्तों, मैं संदीप सारण, व्याख्याता भौतिक विज्ञान, आप सबका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जो भी मेरे साथी दोस्त प्रयोगशाला सहायक की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से न्यूमेरिकल बनता है, क्वेश्चन बनता है। आज हम इस टॉपिक की चर्चा करेंगे। साथ ही इसी का प्रयोग करके हम गाउस की प्रमेय, जो आपके सिलेबस में स्पष्ट लिखा हुआ है, कूलाम का नियम व गाउस का नियम और इनके अनुप्रयोग। तो आप वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको उस टॉपिक की समझ नहीं होगी। हाँ, मैं जानता हूं आप सबको आता है, अच्छे से आता है, क्योंकि आप लोगों ने ये पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद लगा सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस टॉपिक में थोड़ा सा निखार आएगा और अच्छे से आप कर पाएंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो हम सबसे पहली जो चीज चलती है, हमने पिछले वीडियो में देखा था विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखा, और इसके बारे में हमने जानने की कोशिश की थी कि विद्युत बल रेखाएं एक सतत धन आवेश से शुरू होकर ऋण आवेश पे खत्म होने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। अब फलक्स एक नई भौतिक राशि है, क्योंकि ये तो एक रेखाएं हैं, संख्या है। ये क्या है? एक संख्या। हमें इसको एक नई भौतिक राशि के रूप में परिवर्तन करना था, और उस भौतिक राशि से क्या हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कोई संबंध देख सकते हैं या नहीं देख सकते, इसके लिए हमें विद्युत फ्लक्स की आवश्यकता हुई। विद्युत जो फ्लक्स है फाई, पहली चीज ध्यान रखना, ये भौतिक राशि है, भौतिक राशि, सदिश राशि है, सॉरी अदिश राशि है, जिसको हम इंग्लिश में स्केलर बोलते हैं। ये क्या चीज है? किसी एकांक क्षेत्रफल के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को बोलते हैं। यानी कोई भी एक क्षेत्र दे रखा होगा, ये आपको एक क्षेत्रफल दे रखा है, इसके लंबवत कितनी बल रेखाएं गुजरती हैं, इनकी संख्या को, यानी एकांक क्षेत्रफल के लंबवत, ध्यान शब्द देना है, लंबवत, इसी पे क्वेश्चन बनता है। लंबवत, लंबवत का मतलब है पृष्ठ, उस क्षेत्रफल के पृष्ठ के 90 डिग्री पे होना चाहिए। लंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को बोलते हैं फ्लक्स। हम मान लें यहां से एक शब्द निकल के आएगा, क्षेत्रफल, और यहीं से क्वेश्चन बनता है क्षेत्रफल सदिश है या अदिश। पहले इसकी चर्चा करेंगे, सदिश या अदिश, यानी स्केलर है या वेक्टर है। ये कंफ्यूजन का विषय रहता है बच्चों के साथ। देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं इस बात को कि क्षेत्रफल हमारा सामान्यतः अदिश राशि है। अगर आप सामान्य रूप से क्षेत्रफल को जानना चाहें, जर्नली ये आपका स्केलर है। कैसी राशि है ये? अदिश राशि। लेकिन भौतिक विज्ञान के अंदर या कुछ गणित अवधारणाओं में भी हम इसको सदिश के रूप में भी प्रयोग करते हैं। अब क्वेश्चन खड़ा होता है कि अगर सदिश के रूप में प्रयोग करें तो इसकी दिशा कौन सी होगी? ये है मेन इसमें जो आंसर है, क्वेश्चन है कि दिशा कौन सी होगी। दिशा होगी पृष्ठ के लंबवत। जैसे ये बोर्ड है आपका, ये बोर्ड है, ये आपका क्षेत्रफल है। अब इस क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? ये आपकी तरफ होगी या इसके अंदर की ओर? यानी जैसे ये मार्कर मैंने ऐसे कर दिया, ये इसकी दिशा को प्रदर्शित करेगी बाहर की ओर। ये बात ध्यान रखना, पृष्ठ के लंबवत इसकी दिशा होती है, इसलिए इसको हम क्षेत्रफल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। कैसे लिखा जाएगा? लिखने का तरीका बता देता हूं कि मान लीजिए हमने ये कोई एक ऑब्जेक्ट ले रखा है, ऐसे इसका इस तरह का एक ऑब्जेक्ट लिया कोई भी, इसका हमने एक छोटा सा पृष्ठ क्षेत्रफल लिया, ये है ds। तो ds को सदिश के रूप में लिखोगे, सदिश ये वेक्टर से लिखा जाएगा, इस सदिश के रूप में लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा? इसका परिमाण और इसकी दिशा, दिशा को n कैप से प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं एकांक सदिश, या ये कह सकते हो अभिलंब भी बोलते हैं इसको, अभिलंब
सदिश भी इसी को बोला जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि कोई भी क्षेत्रफल आप लें, उसके लंबवत या तो पृष्ठ के अंदर हो या पृष्ठ के बाहर की ओर हो, उसको हम इसकी दिशा से प्रदर्शित करते हैं। ये n से लिखा जाएगा, अभिलंब सदिश बोलेंगे। अब हम फलक्स की बात करेंगे। मान लो ds क्षेत्रफल के लंबवत क्षेत्रफल से कुछ संख्याएं गुजरती हैं, कुछ बल रेखाएं संख्या गुजारी गई हैं, तो उससे गुजरने वाली फलक्स का मान क्या होगा? ये भी कम होगा, क्योंकि क्षेत्रफल अगर आप छोटा लेंगे तो ये ध्यान रखो उसमें से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या भी कम होगी। अगर बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है तो इसका मतलब क्षेत्रफल भी हमने बढ़ाना पड़ेगा। तो डी फाई क्या हो जाएगा? ई डॉट डी एस। ये डॉट है, इसको बोलते हैं सदिश गुणन। सदिश गुणन क्या बोला जाता है इसको? सदिश गुणन। मैं जब सदिश और अदिश का टॉपिक पढ़ाऊंगा 11वीं क्लास का, उस समय इसको क्लियर भी कर दूंगा क्या होता है। तो यहां देखिए दोनों के ऊपर सदिश निशान है। यहां जो ई लिया है हमने, ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अदिश गुणन, सॉरी अदिश गुणन है। अब ध्यान रखना है, ई डॉट डी एस आ जाए तो ई का परिमाण, डी एस का परिमाण और कोस ऑफ थीटा, ऐसे लिखा मिलेगा आपको सामान्यतः। ये कंफ्यूजन पैदा करता है। कंफ्यूजन इसलिए पैदा करता है कि थीटा का कोण ई और डी एस के बीच में नहीं है। मैं इसको सही लिख के दिखा देता हूं आपको। इसको ऐसे लिखना चाहिए, सबसे पहले ई रखो, डी एस का मतलब यहां पे है डी एस का परिमाण एन कैप, और ये जो कोण है ई और एन कैप के बीच का कोण है डी एस, इन दोनों के बीच का कोण है। अब कोण रखोगे तो क्या बन जाएगा? ई का परिमाण, एन कैप का परिमाण, कोस ऑफ थीटा ब्रैकेट में ds। अब यहां हम बता सकते हैं थीटा जो कोण है ये E व n के मध्य है, यानी थीटा कोण पृष्ठ के साथ नहीं बनता बल्कि अभिलंब के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाती है। ये E ds कोस ऑफ थीटा, क्योंकि ये एकांक सदिश और एकांक सदिश का परिमाण 1 होता है। ये सूत्र आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट सूत्र है। किसी पृष्ठ के अंदर, ये मान लीजिए आपका एक पृष्ठ है इस तरीके से, ये पृष्ठ है, अगर बल रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं, ये बल रेखाएं क्या जा रही हैं? बाहर की ओर जाती हैं पृष्ठ से, तो समझ लो कि पृष्ठ के अंदर धन आवेश है। अगर पृष्ठ के अंदर की ओर जाएं तो समझ लो ऋण आवेश पृष्ठ के अंदर रखा हुआ है। ये बात भी ध्यान रखें। इसका सिंपल सा मतलब हुआ कि पृष्ठ से बल रेखाएं अगर बाहर निकलेंगी वो धनात्मक होंगी, और पृष्ठ के अंदर की ओर जाएंगी वो ऋणात्मक संख्याएं होंगी, ऋणात्मक बल रेखाएं कहलाएंगी। इस सूत्र पे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं उसको हम चर्चा में लेके आते हैं। देखो हमने चेक कर लिया कि E डॉट डी एस था डी फाई, ये बन गया था ई डी एस कोस थीटा। अब इसकी विशेष स्थिति क्या क्या बन सकती है फाई के लिए? पहला ई 0 हो जाए तथा डी एस 0 नहीं है, पहला केस है, यानी आवेश ही नहीं हो, क्षेत्रफल तो है आवेश नहीं है, तो फलक्स का मान क्या हो जाएगा? 0। एक केस ये हो सकता है। दूसरा ये कह सकता है कि ई भी है डी एस भी है, लेकिन आपका थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है। कितनी है थीटा की वैल्यू? 90 डिग्री। 90 का मतलब हो गया ई और एन के बीच का कोण है ये, तो डी फाई क्या हो जाएगा? ये भी 0 हो जाएगा। उस समय भी कोई फ्लक्स काम नहीं करेगी। ये कह देगी ई भी है डी एस भी है और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो डी फाई की वैल्यू जो होगी ई डी एस हो जाएगी, अधिकतम मान हो जाएगा, ये अधिकतम मान हो जाएगा। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी हो और पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा हो तो आप आराम से फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे वो मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूं।
ये आप ध्यान रखेंगे। अलग अलग स्ट्रक्चर लेंगे हम और अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए हम बात करना चाहेंगे। अब देखिए आपको क्वेश्चन ऐसे दे दे, अब फलक से संबंधित कुछ हम बात करते हैं। जैसे अब एक क्यूब दे दिया, घन दे रखा है आपको, इस तरह का घन है, ये घन है। इसके केंद्र पे आवेश क्यू रखा हुआ है। कहां रखा हुआ आवेश? इसके केंद्र के ऊपर। ये ओ बिंदु है केंद्र। पहला केस समझ लें, आवेश क्यू केंद्र पर है, तो फ्लक्स का मान निकालना है। इस बात को समझाया एक आया गाउस का नियम। गाउस का नियम, इसको भी समझें एक बार, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। गाउस का नियम ने क्या कहा, इसका उपयोग याद करो पहले तो, कि उपयोग क्या है इसका? उपयोग है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करना। ई ज्ञात करना, ये बात ध्यान रखें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए गाउस नियम का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि कूलाम का नियम था ना, गाउस का नियम ज्ञात की जरूरत क्या पड़ी? तो याद रखो, कूलाम का नियम का सूत्र था E बराबर है F बटे क्यू जीरो, और इसकी वैल्यू अगर रखोगे तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर बन जाएगा, और आर कैप ये सदिश भाग को यूज करता है। सदिश राशि है इसके अंदर, और सदिश राशि की गणना जो होती है वो मुश्किल होती है, क्योंकि प्रत्येक अवस्था में कोण का मान ध्यान रखना काफी मुश्किल होता है। तो गाउस ने इस सदिश गुणन को या इस सदिश राशियों की गुणा व भाग को सोल्व करने के लिए एक नियम दिया। इसने क्या कहा कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, देखो इसमें ध्यान रखना क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट चीज है कि बंद पृष्ठ, पहली चीज तो यही ध्यान रखनी है, पृष्ठ होना चाहिए बंद। बंद पृष्ठ में आवेश, यानी इस बात का ये मतलब निकलता है कि आवेश अगर बंद पृष्ठ से बाहर है उसका कोई रोल नहीं रहेगा। इसका मतलब ये निकलता, बंद पृष्ठ में आवेश के कारण फ्लक्स का मान है वो 1/ε0 गुणा में कुल आवेश, इसको क्यू टोटल लिख लो, क्यू कुल आवेश के बराबर होता है। ये इसका सूत्र है। तो हम ऐसे यहां लिखूं, इस सूत्र को यहां लिख देता हूं कि फाई बराबर है क्यू बटे ε0 होता है क्यू कुल आवेश। ये क्यू है कुल आवेश है। कुल आवेश के लिए आप ध्यान रखना, कुल आवेश का मतलब है वही आवेश जो बंद पृष्ठ में हो। बाहर अगर है, मान लीजिए यहां आवेश रखा हो, इसका कोई रोल नहीं है क्योंकि ये तो बाहर हो गया ना, हमें तो अंदर का लेना। और ε0 है यहाँ निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। इस तरीके से हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। लेकिन फ्लक्स का सूत्र था E डॉट ds का समाकलन। इन दोनों को तुलना करेंगे तो हम गाउस का नियम बना लेंगे। तो जब दोनों की तुलना करोगे तो इस तरीके से मैं ये कह दूं आपको कि गाउस के नियम अनुसार कुल फ्लक्स का मान हो गया हमारे पास Q बटे ε0, ये समीकरण 1। और फ्लक्स होती है समाकलन बंद पृष्ठ का E डॉट ds, ये समीकरण 2। दोनों की तुलना करो, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? E डॉट ds का समाकलन बराबर है Q बटे ε0। यहाँ Q कुल और बंद दोनों शब्द लिखे हो सकते हैं। यह है गाउस का नियम। इस नियम का प्रयोग करके हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। अब कई बच्चों के मन में यह क्वेश्चन उठ जाता है, ये तो सदिश है, इधर अदिश है। डॉट प्रोडक्ट जो होता है ये अदिश गुणन, इसका मतलब यही है कि जो इसका आंसर बनेगा, अदिश गुणन का आंसर अदिश राशि होती है। तो ये वाला भाग है जो आपका बायां भाग अदिश है और दायां भाग भी क्या हो गया? अदिश। इसलिए इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। समझ में आ जाएगा। गाउस का नियम मैंने बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश की है।
ये भी गाउस का नियम है, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। अब हम फ्लक्स से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर गाउस के अनुप्रयोग की बात करेंगे हम, और फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। एक तो बात ये स्पष्ट होती है कि अगर ऐसा ही हम एक पृष्ठ ले लो, मैं सिंपल पृष्ठ से टफ पृष्ठ की ओर हम चलते हैं। पहले बिल्कुल सिंपल सा पृष्ठ लेते हैं हम। सिंपल सा पृष्ठ में ये ले लिया मैंने कि ये ऐसा पृष्ठ एक लिया जिसमें एक आवेश प्लस का क्यू रखा हुआ है, एक माइनस टू क्यू रखा हुआ है, एक प्लस का 3 क्यू रखा हुआ है, यहाँ प्लस का 5 क्यू रखा हुआ है। ये कहता है कि इस पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान निकालिए। फ्लक्स का सूत्र हो गया क्यू कुल बटे एप्सिलॉन जीरो, लेकिन क्यू कुल कौन सा? बंद आवेश होना चाहिए। तो पहली चीज ये ध्यान रखो, ये आवेश पृष्ठ से बाहर है, इसका कोई रोल नहीं रहेगा। कुल आवेश कैसे लिखते हैं हम? सभी जो भी पृष्ठ के अंदर आवेश है उन सबको जोड़ दो। और ये योज्यता का नियम हमने आवेश के गुणधर्म में पढ़ा था कि जब भी आवेशों को जोड़ें या घटाएं तो उनके चिन्ह साथ में लेने पड़ेंगे। तो ये प्लस का क्यू ले लो, ये माइनस टू क्यू ले लो, ये प्लस 3 क्यू ले लो, बटे हुए एप्सिलॉन जीरो। जोड़ के देखो, प्लस और प्लस के तो 4 क्यू हैं और माइनस के 2 क्यू हैं अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो फाई की वैल्यू कितनी बन जाएगी? ये प्लस 4 है, माइनस 2 है, तो 2 क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो इसका आंसर हो जाएगा। यहां से ये स्पष्ट होता है कि ये इसके आकार पर निर्भर नहीं करता, आकार पर निर्भर नहीं, यानी पृष्ठ छोटा है या बड़ा है, यानी अगर ये गोला होता इसकी त्रिज्या बढ़े या घटे, घन है इसकी भुजा बढ़े या घटे, इस बात से यानी जो हमारा बंद पृष्ठ है इसके आकार का फ्लक्स के ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। केवल इस बात का प्रभाव पड़ेगा कि उसके अंदर आवेश का मान कितना है। कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्योंकि यहां से क्वेश्चन लैब असिस्टेंट में बनता ही बनता है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे जानने की कोशिश करेंगे, आकार का परिवर्तन देख लो। एक ये गोला ले लो, इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश है। एक ये गोला ले लो, इस पे प्लस क्यू है। एक ये स्ट्रक्चर दे रखी है आपको, इस पे प्लस क्यू है। एक ये इस तरह का दे दिया, इस पे भी प्लस क्यू है। इतनी स्ट्रक्चर हमने यहां लेने की कोशिश की है। और भी कोई ले सकते हो आप, इस तरीके का ले लो, इसके अंदर भी क्यू आवेश है। और कोई स्ट्रक्चर आपको जैसे भी मन करे। अब ये पूछ लें मैं फ्लक्स का मान निकालिए। देखिए इसके लिए फ्लक्स निकालता हूं, फाई बराबर क्या होगा, इसमें इस पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है? क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। इसके लिए फ्लक्स निकालो तो इसका आवेश कितना है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसके लिए भी कितना हो गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इसके लिए भी फाई कितना हो गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। और इसके लिए भी फाई की वैल्यू क्या होगी? क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इससे क्या पता लग रहा है? सब में आवेश एक जैसा था, इसलिए सबसे गुजरने वाला फ्लक्स भी एक जैसा रहेगा। इनके आकार आकृति का फ्लक्स परिवर्तन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस बात को जानने की आप कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, आवेश की स्थिति का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक एक पॉइंट को जानने की कोशिश करें, ये रटने की चीजें नहीं है, कॉपी पेन लेके बैठे समझने की चीज है। एक ये गोला है, दूसरा गोला भी सेम गोला है, दोनों एक जैसे गोले। इसमें तो यहाँ प्लस क्यू रखा हुआ है, इसमें यहाँ प्लस क्यू रखा हुआ है। ये कहता है इनके फ्लक्स के मान निकालिए। ये भी अंदर है, फाई बराबर है क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। और इसके लिए भी फाई क्या हो गया? क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। यानी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति का भी, कहाँ रखा हुआ आवेश, बीच में रखा, इधर कर दो उधर कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आवेश उसके अंदर होना चाहिए। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो रही है बात? इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए टाइप। नेक्स्ट टाइप ये है कि अब मैं धीरे धीरे आपके क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। अब क्वेश्चन की तरफ किस तरीके से बढ़ेंगे कि मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि ये एक ऐसी स्ट्रक्चर दे दिया आपको और इससे फ्लक्स ऐसे जारी है आपकी। ये कहता है कि इसका परिणामी फ्लक्स कितना होगा। फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि आवेश ही नहीं है अंदर, और आवेश अंदर नहीं है तो फ्लक्स का मान क्या बन जाएगा? आपका जीरो बन जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब हम एक घन ले लेते हैं और उसके केंद्र पर रख देते हैं आवेश को। ये एक घन बनाया हमने,
इस तरह का एक घन बनाएंगे, ये है, और इस पे हमने एक इसके केंद्र पे एक आवेश क्यू रख दिया। अब इसके कारण हमने फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स इसके कुल फ्लक्स निकालेंगे, इसके पृष्ठ पे निकालेंगे, इसके अलग अलग जगह पे हम फ्लक्स निकालने की कोशिश करेंगे। पहला है नंबर 1 केंद्र कुल फ्लक्स का मान, कुल फ्लक्स फाई टोटल, कुल फ्लक्स क्या हो गया, क्यू आवेश है, एप्सिलॉन 0 है, ये कुल फ्लक्स हो गया। दूसरा एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स पूछ ले, पेपर में ध्यान देना यही शब्द मिलेंगे, गुजरने वाला फ्लक्स। एक पृष्ठ से निकलना, इसमें कुल कितने पृष्ठ होते हैं, 6। घन में देखोगे तो 6 पृष्ठ होते हैं, एक सामने एक बैक साइड, एक राइट एक लेफ्ट, एक अप एक डाउन, 6 पृष्ठ होते हैं इसमें। ये 1 2 3 5 और एक पीछे 6, तो कितने पृष्ठ हैं, 6। ये फ्लक्स का मान 6 के बराबर रहेगा, और 6 के बराबर रहेगा तो एक में से कितना जाएगा, 1/6 हिस्सा चला जाएगा। भाई ये फ्लक्स है, कुल इतनी फ्लक्स है, 6 पृष्ठों को मिला दो, ये पृष्ठ लिख दो यहाँ, तो 6 पृष्ठ मिलके इतनी फ्लक्स बना रहे हैं Q/ε0, और एक पृष्ठ कितने बना देगा, 1/6 Q/ε0, ये पृष्ठ से हो गया। अगर एक कोने से पूछ ले, इससे कोने से, अब इसमें कोने गिन लो, कोने कितने हो जाएंगे, 8, तो फाई कोना, कॉर्नर बोलते हैं। अब कोने गिन लो, इसमें कितने हो गए, कोने कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते होंगे, वर्टिक्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ये कोना हो गया, इस कितने हो गए, क्यू आवेश है एप्सिलॉन 0 और 8 से भाग दे दो, ये कोने, क्योंकि 8 कोने हैं इसमें देखोगे तो। अब ये पूछ सकता है इस भुजा से, ये भुजा, ये वाली भुजा, अब क्यू साइड कितनी होती है, भुजाएं कितनी होती है इसमें, 1 2 3 4 और 4 8 और 4 ऊपर 12 भुजा होती है, तो Q/12 ε0। ये इतने तरह का क्वेश्चन इसमें पूछ। फ्लक्स की नेक्स्ट सिचुएशन और देखते हैं कि ये क्यूब दे रखा है आपको, ऐसा एक क्यूब दे दिया, और इस क्यूब के एक फेस पे आवेश रख दिया, मान लीजिए इस पृष्ठ पे आवेश क्यू रखा हुआ है, तो क्या होगा कि भाई अब देखो तो एक क्यूब और बन जाएगा इधर, ऐसा ही क्यूब बनेगा इस तरीके का, इसको हम डबल क्यूब कह सकते हैं। इस तरीके के 2 घन बनेंगे ये। अब अगर क्यू टोटल निकालना हो, कुल मान निकालना है फ्लक्स का, फाई कुल, तो Q/ε0 बनेगा, ये ध्यान रखना है। कुल फ्लक्स तो हो जाएगी Q/ε0, लेकिन अगर आपको किसी एक घन का निकालना हो कि फाई घन के लिए, अब ये मान एक और एक 2 घन में बांटा है, तो एक घन के लिए आधा और एक घन के लिए आधा हो जाएगा, तो Q/ε का आधा कर दो, 1/2, यानी इसको कह देंगे Q/2ε0। ध्यान रखना ये केवल 5 तल के अंदर से गुजरा है, क्योंकि छठे तल के ऊपर तो खुद है, ये खुद तल नहीं गिना जाएगा। अगर इस घन के देखो 6 तल होते हैं, कमरा देख लो, कमरे के क्या होता है, एक छत होती है, एक नीचे फ्लोर ग्राउंड होता है, दो साइड होगी और 2 आगे पीछे की साइड होगी। एक साइड के ऊपर रखा हुआ है, एक पृष्ठ के ऊपर रखा हुआ है, तो वो तो काम आएगा ही नहीं, बाकी कितने बच गए, 5। तो ये जो मान है ये घन का 5 तलों का है। अगर एक तल का पूछ ले तो तल से, एक तल से, तो घन के अंदर से तो गया है इतना मान Q/2ε0, ये तो एक घन के अंदर से गया, और घन में कितने 5 तलों से गया था, 5 तलों से, तो कितना एक तल के लिए कितना बन जाएगा, 10ε0, ये मान याद कर लो। तो ये 3 केस यहां बनते हैं। कुल मान निकालना पूछ ले फ्लक्स का Q/ε,
घन से पूछे तो दो घन बने हैं इस आवेश को बंद करने में, तो आधा आधा हो जाएगा, तो 1/2 यानी Q2 एप्सिलॉन। और तल से पूछ ले तो ये जो मान गया फ्लक्स का, एक घन के 5 तल काउंट हुए हैं और कुल फ्लक्स 10 तलों में बटा है, क्योंकि एक तो दोनों का साझा हो गया और जो साझा होगा वो काउंट नहीं होगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं गाउस लॉ की प्रमेय की। जो गाउस प्रमेय थी उसके कुछ अनुप्रयोग के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे और इससे संबंधित क्वेश्चन किस तरह के क्वेश्चन पेपर में आएंगे मैं आपको उसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। अगर बात नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन के हल करवाना एक अलग चीज है, उसके सॉल्यूशन आपको मिल जाए उससे कोई काम नहीं चलेगा। आप सीखें, जब आप सीखेंगे तो आप कर पाएंगे। तो हम देखते हैं गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग, क्योंकि ये आपके टॉपिक है, गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग। और जब गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग की हम बात करें तो 3 भागों में इसको मैं तोड़ दूं। 3 भागों में तोड़ने से आपको आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि हमें गाउस प्रमेय को सोल्व करते हैं तो गाउसियन पृष्ठ की भी बात करनी पड़ती है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। किसके भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको? गाउसियन प्रमेय की भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कौन कौन से भाग हैं देखिए। पहला भाग लेता हूं मैं, चद्दर कह लो या पट्टिका आवेशित होगी, ये आवेशित चद्दर या पट्टिका के लिए तीव्रता, तीव्रता का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से है। दूसरा जो हम केस ले लेते हैं, गोलीय पृष्ठों के लिए ले लेंगे, गोलीय पृष्ठों के लिए। और तीसरा जो होगा हमारा वो होगा अनंत लंबाई के तार के लिए। 3 भागों में हमने तोड़ दिया। देखिए कैसे कंबाइंड रूप से हम पढ़ सकते हैं। यह आवेशित पट्टिका 2 प्रकार की हो सकती है। 2 कौन कौन सी हो सकती हैं? एक चालक प्लेट हो जाए, यानी चालक की बनी हो, एक अचालक की बनी हो। 2 भाग हो सकते हैं इसके भी, कोई बड़ी बात नहीं है, वे चालक हो जाए या अचालक हो जाए। गोलीय पृष्ठों के लिए भी 3 केस बन सकते हैं। कौन कौन से बनेंगे? एक बन जाए चालक गोला, चालक गोला। दूसरा बन जाए अचालक गोला। और तीसरा जो बन जाए वो बन जाए गोलीय कोष, गोलीय कोष। ये एक ही रहेगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि जो गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तरह से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। गाउस प्रमेय का अनुप्रयोग क्या है? तीव्रता निकालना। इसका उपयोग है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, तीव्रता ज्ञात करना, ये इसका मूल उद्देश्य है। और इस काम के लिए हम किसकी बात करते हैं? एक पृष्ठ लिए जाते हैं, गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ। और गाउसियन पृष्ठ की क्या क्या बातें हैं? नंबर 1 काल्पनिक होता है, काल्पनिक होगा। दूसरी बात क्या हो जाएगी? बंद पृष्ठ होगा, ये बंद पृष्ठ है। तीसरी बात है कि इस अवस्था में कोण के मान जो है, थीटा के मान या तो 0 डिग्री होगा या 90 डिग्री, 2 ही बात रहेंगी, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। ये गाउसियन पृष्ठ काल्पनिक है, बंद पृष्ठ है और इसकी अवस्था में कोण के मान या तो 0 होंगे या 90 डिग्री होंगे। अब हम तीव्रता के मान देखते हैं। अगर आपका आवेशित चद्दर या पट्टिका चालक की है
तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बनेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये सिग्मा क्या है यहाँ पे, ये मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। ये होता है पृष्ठ घनत्व, पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व कह दो, क्योंकि चद्दर या पट्टिका द्विविमीय संरचना होती है। ध्यान देना इस बात का। संरचना कैसी होती है? द्विविमीय। द्विविमीय संरचना है तो इसका क्षेत्रफल होगा, आवेश इसमें क्षेत्रफल के अनुरूप फैला हुआ होता है। इसलिए यहाँ जो घन पदार्थ जो राशि यूज करेंगे वो आवेश पृष्ठ घनत्व। अचालक परेट आ जाए तो इसके लिए होगा E बराबर है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0। इस बात का भी ध्यान रखें। यहां भी ये पृष्ठ घनत्व ही है। दोनों आंसर याद हो जाएंगे। और यहां इंपॉर्टेंट बात दोनों के लिए ध्यान रखनी है कि E का मान दूरी पर निर्भर नहीं है, दूरी पर निर्भर नहीं है। ये बिल्कुल शॉर्ट तरीका है आपका क्वेश्चन निकालने का। इस टेबल के अनुसार आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। यहां आ जाओ, इन तीनों ही अवस्थाओं में 3 केस बनाएंगे हम जिस बिंदु पर तीव्रता निकालनी है। एक तो होगी ई बाहर, एक हो जाएगी ई पृष्ठ, और एक होगा ई अंदर। 3 अवस्था बनेगी। भाई गोला आपने लिया, उसके अंदर बाहर और पृष्ठ पे कितनी कितनी तीव्रता होती है, 3 अवस्था हम बना देते हैं। इसको मैं ऐसे कर दूं, ये एक भाग यहां हमारा खत्म हो गया, ये दूसरा चल रहा है। अगर चालक गोला है, चालक गोले का मतलब हो गया अंदर कोई भी आवेश नहीं है, आवेश सारे का सारा इसके पृष्ठ पे है, ये चालक गोला होता है ऐसा। अब इसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बनेगी E बनेगी के क्यू अपॉन दूरी का वर्ग। ध्यान रखना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पृष्ठ पे क्या बनेगी? E बराबर है के क्यू त्रिज्या का वर्ग। अंदर क्या बनेगी? अंदर तो आवेश होता ही नहीं इसके, आवेश क्यू 0 हो गया तो E अंदर बनेगा 0। ये बात ध्यान रख ले। 3 अवस्थाएं मैंने बता दी है। इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, आपको दिख जाएगा। E बराबर है 0, ये E अंदर है। तो जब भी आपको ऐसी चीजें मिले, चालक गोला दिया मिले, तो आप ये समझ जाओ चालक गोले के अंदर आवेश नहीं होता। आवेश नहीं होता तो E का मान 0 होगा इसके अंदर, लेकिन इसके पृष्ठ पे और इसके बाहर दोनों में के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, आर दूरी है, ये त्रिज्या है, इस गोले की त्रिज्या है आर। ये ध्यान रखना। अगर गोलीय कोष आ जाए, इसको भी यही समझ लो, गोलीय कोष को भी, गोलीय कोष के लिए यही आंसर होते हैं सेम ऐसे कैसे। इसके लिए E बाहर है, वो क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर का वर्ग। E पृष्ठ निकालना हो तो यही आंसर होता है के क्यू अपॉन गोलीय कोष की त्रिज्या का वर्ग। और E अंदर, अंदर ये क्या होता है? खोखला होता है। अगर अंदर पदार्थ ही नहीं होगा तो पदार्थ के बिना आवेश संभव नहीं है, लेकिन आवेश के बिना पदार्थ हो सकता है। तो जब पदार्थ ही नहीं है गोले के अंदर, कोष है, खोखला है अंदर से, तो आवेश होगा ही नहीं। आवेश नहीं होगा तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। ये ऐसे होता है। इसके भी आवेश पृष्ठ पे होगा और पृष्ठ पे होगा, इसकी त्रिज्या r है। अचालक गोला कैसा होता है? ये ऐसा होगा, इसमें आवेश संपूर्ण में फैला हुआ होगा। जब संपूर्ण में फैला होगा तो मान अलग होंगे। E बाहर वैसे का वैसा जैसे इनके लिए आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पृष्ठ पे भी ऐसे का ऐसा जैसा इनके लिए आया था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी मैं ये कह सकता हूं कि तीनों के लिए पहले दोनों आंसर सेम है, अलग अलग रटने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ये मान अलग आ जाएगा। कैसा हो जाएगा? E अंदर का मान जो होता है वो होगा के क्यू छोटा आर बटे हुए आर की क्यूब। यानी यहां ध्यान ये देना है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर के समानुपाती होती है, बाकी सब केसों में व्युत्क्रमानुपाती थी, इस केस में बदल जाएगी।
ये बात ध्यान रखनी है। और अनंत तार के लिए आ जाए, ये ऐसा तार होता है, इस तरीके का तार होता है। ये गाउसियन बेलन होता है। इसमें हम किसी भी बिंदु पे निकालें ई का मान, इसके लिए वो आएगा के क्यू अपॉन आर कह लो, या ऐसे कह सकता हूं मैं कि लैम्डा एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर, ये कह सकते हो, या ये कह सकते हो ई बराबर है 2 लैम्डा एल अपॉन आर कह लो, के आ जाएगा एक के एल, या ऐसे कह लो लैम्डा अपॉन लैम्डा, ये ऐसे कह लो। के क्या है यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन 0 है। तो इस तरीके से हम इनके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सब जानते होंगे कि एल नहीं आता इसमें, क्योंकि अनंत लंबाई है तो एल नहीं आता इसमें, सॉरी, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब एक बात और ध्यान रखना, अगर ये केस दे रखा हो तो इसमें जो गाउसियन पृष्ठ होता है वो बेलनाकार होगा। बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ का प्रयोग करेंगे इसमें, चाहे वो चालक हो चाहे अचालक हो। इनमें जो गाउसियन पृष्ठ प्रयोग होगा वो होगा आपका गोलाकार। इनमें होगा गोलाकार, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ का प्रयोग करते हैं। और इसमें देख ही रहे होगे बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ होता है, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ होगा। इसे एक टेबल से आप सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारा गाउस प्रमेय पे क्वेश्चन बन सकता है। इन सूत्रों को आप रट लें या याद कर लें, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ और इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, वो भी आप नोट करेंगे, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे ही कॉपी में बना लें। अब बात क्या करते हैं हम कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कभी तो आर के समानुपाती हो रही है, कभी आर के वर्ग के, कभी इसके घन के। ये कैसे कैसे संबंध होते हैं उसको हम जान लेते हैं एक टेबल से कि कब कैसे निर्भर करेगी। हमने देखा कि जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी पर निर्भरता कि कैसे निर्भर करती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए कैसे कैसे करती है। एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आर की 0 के समानुपाती होती है, समानुपाती है, यानी इसका मतलब हो गया दूरी पर निर्भर नहीं। ई है वो समानुपाती है आर की पावर 1, ई व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर, ई आर की पावर 1, ई व्युत्क्रमानुपाती है आर का वर्ग, और ई व्युत्क्रमानुपाती है आर की 3। ये सारे के सारे लागू होते हैं। कब कब होते हैं? ये कंडीशन है चालक या अचालक पट्टिका के लिए। अगर आपकी अचालक पट्टिका दे रखी हो, चाहे चालक हो चाहे अचालक पट्टिका दे रखी हो, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी की घात 0 पे, यानी दूरी पे निर्भर नहीं करती। आर की पावर 1 कब आती है? अचालक आवेशित गोले के अंदर। अभी हमने देखा था कि अचालक गोले के अंदर जो E की वैल्यू थी वो हमने देखी थी के क्यू आर अपॉन आर की क्यूब, आर के समानुपाती है। क्योंकि मैच कराना भी क्वेश्चन आ सकता है आपके। ये कब आती है? ये हमने देखी E व्युत्क्रमानुपाती आ रहा अनंत लंबाई के चालक तार के कारण।
अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण। अभी हमने सूत्र देखा था के लैम्डा अपॉन 2r वाला, 2k लैम्डा आर वाला। ये होती है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। और ये घन वाला कहां आया था? द्विध्रुव के लिए, द्विध्रुव के कारण तीव्रता। तो ये आपको ध्यान रखना, दूरी पे कैसे कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे ऐसे लिख दिया जाए कि यही लिख दे कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करती है। ऐसे लिख दे r की 0, r की 1, 1/r, r2, r3। तो आपको मैच कराना भी आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको ध्यान रखेंगे कि किस समय r पर निर्भर करती है और किस समय r पर निर्भर नहीं करती। अगर आपको इतनी सी बात भी समझ में आ जाती है तो ये मान के चलिए कि आपकी गाउस प्रमेय से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसको ऐसे कैसा लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। एक बात और मैं स्पष्ट कर देता हूं आप लोगों को, काफी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? एक आते हैं आवेशों का वितरण। आवेशों का वितरण ये एक अच्छी चीज है। आवेशों का वितरण 3 प्रकार से होता है। हम तीनों की चर्चा करेंगे ताकि आपको कोई डाउट ही नहीं रहे। मैं टेबल से समझाऊंगा ताकि कोई डाउट बचे ही नहीं, किसी प्रकार का कंपैरिजन हो जाए। आवेशों का वितरण का मतलब होता है किसी भी पृष्ठ पर आवेश का फैलना, किसी भी सतह पर फैलना। ये आवेशों का वितरण 3 प्रकार से होता है। 3 प्रकार हैं ये विमाओं के हिसाब से। एक तो होता है रेखीय, रेखीय आवेश वितरण, आवेश वितरण। एक होता है पृष्ठ आवेश वितरण, और एक होता है आयतन आवेश वितरण। और नाम से पता लग गया होगा कि अगर हमारा आवेश किसी एक विमा में फैला हुआ हो रेखीय, 2 विमाओं में यानी किसी तल पे फैला हो तो पृष्ठीय, और अगर 3D में फैला हो तो वो हमारा आयतन में हो जाएगा। इनको प्रदर्शित करने के लिए एक भौतिक राशि का प्रयोग करते हैं। इसको प्रदर्शित करने के लिए भौतिक राशि का यूज किया जाता है रेखीय आवेश घनत्व। और इसको प्रदर्शित करने के लिए हम यूज करते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व डेंसिटी, और इसको प्रदर्शित करने के लिए करते हैं आयतन आवेश घनत्व। ये 3 चीजों को प्रदर्शित करने के लिए इनका उपयोग करें। इनके चिन्ह क्या होते हैं? इसका चिन्ह होता है लैम्डा। किससे लिखते हैं? लैम्डा से। इसको लिखते हैं सिग्मा, और इसको लिखते हैं रो से। ये इनके चिन्ह हैं। होते क्या है इनके सूत्र? जो लैम्डा का मतलब होता है आवेश बटे लंबाई। आवेश हो गया Q और लंबाई से भाग दे दो। इसका मतलब होता है सिग्मा का मतलब हो गया आवेश बटे क्षेत्रफल। ए क्या है यहाँ पे? क्षेत्रफल। ऐसे लिखना होता है, ऐसे लिख लो आवेश और नीचे आ जाएगा क्षेत्रफल, और इसको कह देंगे Q/A। और इसको लिखना हो तो ये हो जाएगा आवेश बटे हुए आयतन, यानी Q/V। ये 3 चीज आप ध्यान रखें। अब इनके मात्रक देख लो। ये सूत्र हो गए, ये राशि होगी, ये वितरण हो गया। अब हम इसके मात्रक देखते हैं।
तीनों के मात्रक, एक टेबल से सब कुछ समझ में आएगा। मात्रक क्या होता है? लैम्डा का मात्रक होता है, आवेश का तो होता है कूलाम, इसको लिखो कूलाम प्रति मीटर। इसका क्या हो जाएगा? आवेश का हो गया कूलाम प्रति मीटर वर्ग, मीटर का वर्ग। और इसका क्या हो जाएगा? आवेश का हो गया कूलाम प्रति मीटर का घन, मीटर का घन। विमा सूत्र देखो, विमा सूत्र देखो, आवेश का होता है AT और लंबाई नेगेटिव में है तो L-1 A1 T1। इसका क्या हो जाएगा? इसमें क्षेत्रफल है तो L2 माइनस का A1 T1, और इसके लिए क्या आ जाएगा? L की -3 A1 T1। ये विमा सूत्र हो गया, तीनों की तुलना पढ़ ली। अब आप देख रहे थे कि जब लंबाई वाला हमारा आया था तो उसमें हमने लैम्डा चिन्ह प्रयोग किया था, जब पृष्ठ वाला आया तो सिग्मा का प्रयोग किया था, और जब भी इसका आए तो हम घनत्व का यूज कर लेंगे। अब इस सूत्र पे क्वेश्चन आ सकता है, आवेश निकालना, इस पे आ सकता है, इस पे आ सकता है। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो कोई समस्या ही नहीं है। एक इसी तरीके से टेबल से इसको याद कर लो, जैसे ही इसको टेबल से याद करोगे तो आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, कोई समस्या ही नहीं आएगी। फिर हम इनके कुछ क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, और क्वेश्चन पे जब हम चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके पेपर के अंदर। क्लियर हो जाएगी ये बात, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं रहना चाहिए अब मेरे हिसाब से। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। देखो, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करते हैं, और बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, और लैब असिस्टेंट में इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। सामान्य एग्जाम में भी जहां फिजिक्स का ये चैप्टर आता है, गाउस परमेय और फ्लक्स वाला, वहां इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना सामान्यतः है। देखिए, इसके कंसेप्ट जानने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वोल्ट प्रति मीटर निम्न में से जिस भौतिक राशि का मात्रक है उसका विमा सूत्र होगा। सबसे पहले क्या चीज दे दी? इसमें दो क्वेश्चन है, वोल्ट प्रति मीटर जिस भौतिक राशि, हमें पहले भौतिक राशि का पता होना चाहिए। तो याद रखो कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके दो मात्रक होते हैं, एक तो होता है न्यूटन प्रति कूलम, या दूसरा होता है वोल्ट पर मीटर। याद रख लेना ये दोनों चीजें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के दो मात्रक हैं, न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर। तो हमें यहाँ से भौतिक राशि का पता लग गया। अब भौतिक राशि का जैसे ही तीव्रता का पता लग गया, हम इसका विमा सूत्र कैसे निकालेंगे? E होता है F/Q। F यहाँ पे बल है, और बल का मात्रक क्या होता है? बल का विमा सूत्र होता है M1 L1 T-2, और ये आवेश का होता है AT। ऊपर लेके चले जाओ तो क्या बन जाएगा? M1 L1 T की -3 और A की -1। तो इनमें जो मैच करता हो M1 L1 यहाँ मैच कर गया, ये L2 है तो ये नहीं होगा, और M1 L1 तीनों में आता है। T3 कहता है, ये T3 इसमें नहीं है, ये नहीं होगा। T3 यहाँ भी है, ये प्लस का ये नहीं होगा, तो आपका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में देखिए, दूसरा क्वेश्चन कहता है, एक घन के अंदर 5 द्विध्रुव रखे गए हैं, निर्वात में घन से निर्गत कुल फ्लक्स का मान बताना है। फ्लक्स का मान देखिए, फाई का सूत्र होता है कुल आवेश बटे हुए एप्सिलॉन नॉट। ये सूत्र आपको याद है। फाई का मान क्या होता है? कुल आवेश। आवेश देखिए, द्विध्रुव इसके अंदर रखे हैं, एक +Q -Q, दूसरा भी +Q -Q, तीसरा भी +Q -Q, चौथा भी ऐसे ही रखा +Q -Q, और पांचवा भी ऐसे रखा +Q -Q। 5 हो गए द्विध्रुव, क्योंकि द्विध्रुव कौन से होते हैं? जिसपे समान परिमाण का और विपरीत प्रकृति के आवेश हो। कुल आवेश निकालो, देखो इसमें 5 तो प्लस के हो गए, 5 माइनस के, 5Q -5Q 0। तो आवेश कितना हो गया? इस पे परिणामी आवेश है Q कुल का मान है वो 0 हो जाएगा। अगर Q कुल 0 होगा तो फाई भी क्या हो गया? 0। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है। और एक बात ध्यान रख लें, द्विध्रुव पर परिणामी
आवेश शून्य होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ये वाला हो जाएगा, शून्य। उसके बाद देखिए, एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। त्रिज्या घटेगी, बढ़ेगी, अपरिवर्तित रहेगी या कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए हम इसको भी कंसेप्ट से जाने। हमारा ये साबुन का बुलबुला ले लीजिए, ये साबुन का बुलबुला है, इस पे हमने कैसा आवेश दिया है, ऋण आवेश। ये ऋण आवेश दिया। जैसे ही ऋण आवेश देंगे, हम जानते हैं कि समान प्रकृति का आवेश हमेशा क्या करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। तो यहाँ जो आवेश है ऋण आवेश, ये इस ऋण आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, ये इसको करेगा, सारे आपस में ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। प्रतिकर्षित करेंगे तो इसका मतलब इसमें स्थिरता सही नहीं रहेगी। ये अपने को क्या व्यवस्थित करेंगे, ये अपने को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे कि इनके बीच में प्रतिकर्षण बल न्यूनतम हो जाएगी। और जब बल न्यूनतम कब होगा, जब ये दूर जाएंगे, क्योंकि प्रतिकर्षण के कारण तो दूर जाएंगे। दूर जाएंगे तो साबुन के बुलबुले का आकार बढ़ जाएगा। तो हमेशा क्या होगा, आकार बढ़ेगा। अगर ये धन आवेश होता तो भी यही स्थिति बनती, चाहे साबुन के बुलबुले को धन आवेशित करो चाहे ऋण आवेशित करो, इसके आकार हमेशा बढ़ेगा। एक समरूप आवेशित, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समरूप आवेशित ठोस चालक, अंडरलाइन कर लो, जहां जहां मैं अंडरलाइन करता हूं समझ लो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। चालक गोले की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन देख लीजिए, गोला दे रखा चालक, ये इसकी त्रिज्या है केंद्र से यहां तक है वो 15 सेंटीमीटर है और आवेशित है। हमें पता, चालक के ऊपर जब भी आवेश देते हैं तो इसकी बाह्य पृष्ठ पे फैल जाएगा, एक समान रूप से फैलता है। इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर, यानी ये केंद्र बिंदु है, वो इससे 10 सेंटीमीटर देखोगे तो ये पी बिंदु है। 10 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है। हम सब जानते हैं अंदर तो आवेश है ही नहीं इसके, और अगर हम यहाँ तीव्रता निकालें, गोल चक्कर बनाए ऐसे एक गाउसियन पृष्ठ, तो इसके अंदर आवेश कितना होगा, शून्य। आवेश ही नहीं है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो जाएगी, शून्य। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट से, कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करनी। किसी अचालक पट्टिका, यहां शब्द पे ध्यान दें, अचालक पट्टिका पर आवेश Q है, कितना आवेश है, Q, एक समान रूप से फैला हुआ है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु P रखा हुआ है, इसके कारण विद्युत तीव्रता का मान कितना होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होगा। अब इसको भी समझ लो। इसको समझने के लिए ऐसे कर लो कि ये चालक पट्टिका है आपकी, या अचालक पट्टिका है ये, इससे यहां बिंदु है P, R दूरी पे है। इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इनमें से किसके अनुसार बदलेगी, E R की 0, R की 1, 1/r स्क्वायर 1/r की 3। इसका सूत्र याद करो ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अचालक के लिए थी σ/2ε0। इसमें कहीं R का जिक्र ही नहीं है, यानी ये दूरी पर निर्भर नहीं करती, कहीं भी हो समान रहेगा। दूरी पे निर्भर नहीं करेगी तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। R की पावर 0 होने का मतलब दूरी पे निर्भर नहीं करता। इस तरह के हम क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम, ये गाउस प्रमेय और फ्लक्स का टॉपिक था, हमारे दो टॉपिक थे। एक मैंने पहले वीडियो बनाया था, उसमें तो कूलाम से संबंधित सारी बातें हैं। ये दूसरा वीडियो था, इसमें गाउस प्रमेय और फ्लक्स से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उस क्वेश्चन का आधार है ये। तो इनको एक बार में समझ नहीं आए, एक बार फिर देख लो इस वीडियो को, और इसके डिस्क्रिप्शन में जाके आप इन क्वेश्चनों की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और भी टेस्ट नोट्स भी मिल जाएंगे और क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे। तो आपने इतना सहयोग किया, देखा, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।